हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर के ट्यूटोरियल्स। एंड एज यू नो कि हमने अपने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन के बारे में, और आज भी हम लोग अपने इस वीडियो में उसी टॉपिक से रिलेटेड पढ़ने वाले हैं, जो कि अभी हम लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन के बारे में और कैसे एड्सॉर्प्शन टेक्स प्लेस करता है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग एड्सॉर्प्शन, किन किन फैक्टर से एड्सॉर्प्शन अफेक्ट करता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला तो हमारा ये टॉपिक है एंथैल्पी और हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन। ये टॉपिक फैक्टर से रिलेटेड नहीं है अभी, बट स्टिल इट इज इम्पॉर्टेंट। तो आइए पहले ये जान लेते हैं कि व्हाट इज एंथैल्पी और हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन। तो द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व व्हेन 1 मोल ऑफ एन एड्सॉर्बेंट इज एड्सॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ एड्सॉर्बेंट। मतलब जैसा कि आपको पता है कि एड्सॉर्प्शन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। ये बात याद रखिएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि एड्सॉर्प्शन इज अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एंडोथर्मिक प्रोसेस या फिर एडियाबैटिक प्रोसेस। इस टाइप से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो एड्सॉर्प्शन इज अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस, इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व, मतलब जब 1 मोल ऑफ एड्सॉर्बेंट की सरफेस पे एड्सॉर्ब होता है, तब जो अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व होता है उसे कहते हैं हम लोग एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन। ठीक है, इट्स कॉल्ड एंथैल्पी और हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन। ठीक है, तो व्हाट इज एंथैल्पी और हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन? द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व व्हेन 1 मोल ऑफ एन एड्सॉर्बेंट इज एड्सॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ एड्सॉर्बेंट। जब 1 मोल ऑफ एड्सॉर्बेंट की सरफेस पे एड्सॉर्ब होता है, तब जो हीट इवॉल्व होती है उस हीट को हम लोग कहते हैं एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन और हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन। ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जिसको हम लोग मेनली इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग द एड्सॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन सॉलिड। मींस अगर हमारा एड्सॉर्बेंट गैस है और एड्सॉर्बेंट सॉलिड है, तो कौन कौन से फैक्टर हमारी एड्सॉर्प्शन प्रोसेस को अफेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट मतलब किस टाइप एड्सॉर्बेंट लिक्विफिएबल है या किस हद तक एड्सॉर्बेंट पे एड्सॉर्ब हो सकता है। तो नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट, the extent of adsorption of gases depends upon the nature of adsorbent. For example, activated charcoal can adsorb gases which are easily liquefied. ये देखिए, इसमें कह रहे हैं कि जो extent of adsorption होता है वो adsorbent पे काफ़ी हद तक डिपेंड करता है। मीन्स ज़्यादा लिक्विफेबल गैस अगर होगी, मतलब एड्सॉर्बेंट, अब क्योंकि हम लोग फैक्टर्स वो सिर्फ एड्सॉर्बेंट गैस और एड्सॉर्बेंट सॉलिड के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो हम लोग गैसेस के बारे में ही मेनली डिस्कस करेंगे। तो अगर हमारी गैसेस हाईली लिक्विफेबल हैं तो वो इजीली एड्सॉर्बेंट की सरफेस पे एड्सॉर्ब हो जाएंगी, और अगर इजीली लिक्विफेबल नहीं है तो वो ज़्यादा टाइम लेंगी या फिर कम हद तक, बहुत थोड़े हद तक ही वो एड्सॉर्ब होंगी। ठीक है, तो एक्टिवेटेड चारकोल कैन एड्सॉर्ब गैसेस विच आर इजीली लिक्विफाइड। एक्टिवेटेड चारकोल जो होता है, एक्टिवेटेड चारकोल सिर्फ उन्हीं गैसेस को जल्दी एड्सॉर्ब करता है या रीडली एड्सॉर्ब करता है जो इजीली लिक्विफाइड होती हैं। ओके, मेनी पॉइजनस गैसेस आर एड्सॉर्ब्ड बाय चारकोल, देयरफॉर इट इज यूज्ड इन गैस मास्क। ये मैं आपको लास्ट वीडियो में भी बता चुकी हूँ कि एक्टिवेटेड चारकोल का यूज क्या होता है। तो एक्टिवेटेड चारकोल पॉइजनस गैसेस को भी एड्सॉर्ब कर लेता है जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती हैं, इसीलिए इसको मास्क में यूज करते हैं। गैस मास्क जो कि फेस पे हम लोग यूज करते हैं ना, उसमें एक्टिवेटेड चारकोल ही होता है जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट पॉइजनस गैसेस को एड्सॉर्ब कर लेता है, और जो एयर हम लोग इनहेल करते हैं वो फ्रेश हो जाती है। ठीक है, तो ये नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट पे हमारे इस तरह से डिपेंड करता है एड्सॉर्प्शन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नेचर ऑफ गैस। मतलब ये तो अभी मैंने आपको बताया कि जितनी ज़्यादा लिक्विफिएबल गैस होगी उतना ज़्यादा एड्सॉर्प्शन होगा। और जैसे अगर हम लोग कंपैरिजन कर लें तो लिक्विफिएबल गैसेस सच एज अमोनिया, HCl, कार्बन डाइऑक्साइड, SO2, क्लोरीन एक्सेट्रा आर रीडली एड्सॉर्ब्ड इन द परमानेंट गैसेस। परमानेंट गैसेस मतलब जो एटमॉस्फेयर में हमें नेचुरली ऑब्टेन होती हैं। तो जो परमानेंट गैसेस होती हैं उनका क्रिटिकल टेम्परेचर कम होता है। ठीक है, तो जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा होगा वो उतना ही ज़्यादा लिक्विफेबल होगा। तो जितनी ज़्यादा लिक्विफेबल गैस उतनी जल्दी वो एड्सॉर्ब होगी। तो परमानेंट गैसेस हमारी इजीली लिक्विफेबल नहीं होती क्योंकि उनका क्रिटिकल टेम्परेचर
कम होता है, ठीक है। तो जो गैसेस लाइक अमोनिया, हाइड्रोजन क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा, ये सारी गैसेस हमारी रेडली एब्जॉर्ब हो जाती है एब्जॉर्बेंट की सरफेस पे rather than हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एक्सेट्रा। एंड दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हायर द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ गैसेस ग्रेटर इज द एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। किसी भी गैस का जितना ज्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर होगा उतना ही ज्यादा वो एब्जॉर्बेंट की सरफेस पे एब्जॉर्ब होगी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सरफेस एरिया। ये तो हम लोग लास्ट के 2 वीडियो में लगातार डिस्कस करते आए हैं और ये बहुत कॉमन सेंस वाली बात है कि एब्जॉर्बेंट या फिर हमारा जो सरफेस है जिस पे एब्जॉर्प्शन प्रोसेस टेक प्लेस कर रही है वो जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा। तो इसमें कुछ ज्यादा डीप में डिस्कस करने वाला है नहीं। लाइक increase in the surface area of the adsorbent increases the total amount of gas adsorbed because the number of adsorbing side increases, ठीक है। तो अब ये वही बात है कि जो मैंने अभी आपको बताई कि जैसे जैसे हम लोग एब्जॉर्बेंट के सरफेस एरिया को इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे अमाउंट ऑफ गैस विच इज गोइंग ऑन टू एब्जॉर्ब और विच इज एब्जॉर्बिंग ऑन द सरफेस ऑफ एब्जॉर्बेंट इज इंक्रीजेस बिकॉज नंबर ऑफ एब्जॉर्बिंग साइड इंक्रीजेस, ठीक है। तो दस ये अभी जो मैं आपको बताने जा रही हूँ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वाई वी यूज फाइनली डिवाइडेड मेटल्स फॉर एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। अगर बोर्ड पेपर में नहीं पूछा जाएगा तो आपके स्कूल के पेपर में एक बार तो जरूर पूछा जाएगा कि व्हाई वी यूज फाइनली डिवाइडेड मेटल्स फॉर एब्जॉर्प्शन। तो फाइनली डिवाइडेड मेटल्स लाइक प्लेटिनम, निकल एंड पोर सब्सटेंसेस आर यूज्ड फॉर एब्जॉर्प्शन बिकॉज दे हैव अ लार्जर नंबर ऑफ एब्जॉर्बिंग साइट्स, ठीक है। फाइनली डिवाइडेड मेटल्स को हम लोग एब्जॉर्प्शन प्रोसेस के लिए क्यों यूज करते हैं? हम लोग फाइनली डिवाइडेड मेटल्स को एब्जॉर्प्शन प्रोसेस के लिए इसलिए यूज करते हैं क्योंकि फाइनली डिवाइडेड मेटल में एब्जॉर्बिंग साइट्स ज्यादा होती हैं एज कंपेयर टू उसके पूरे पार्ट में। मतलब उसको अगर हम डिवाइड ना करें उसके कंपेयर में उसको हम डिवाइड कर दें तब हमें ज्यादा साइट्स मिल जाएंगी एब्जॉर्प्शन प्रोसेस के लिए, ठीक है। इसलिए फाइनली डिवाइडेड मेटल आर बेस्ट सॉलिड एब्जॉर्बेंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। टेम्परेचर कैसे इफेक्ट करता है एब्जॉर्प्शन को, ये भी मैंने आपसे डिस्कस किया था कि फिजिक्स ऑप्शन में टेम्परेचर अगर हाई होगा, मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर फिजिक्स ऑप्शन के लिए जैसे जैसे टेम्परेचर हम बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे एब्जॉर्प्शन कम होता जाएगा। और केमिज ऑप्शन में एक हद तक एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा, फिर एक स्टेज आने के बाद एब्जॉर्प्शन डिक्रीज होने लग जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसा क्यों होता है? तो ली चैटलियर प्रिंसिपल, ये आपने अपने 11th क्लास में पढ़ा होगा। इसमें ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर जब हम किसी रिएक्शन में अप्लाई करते हैं तो रिएक्शन उस साइड प्रोसीड होती है जिस साइड वो एक्सटर्नल फैक्टर को ज्यादा से ज्यादा रिड्यूस कर सके। मतलब अगर हम कोई एक्सटर्नल फैक्टर किसी रिएक्शन को दे रहे हैं तो रिएक्शन हमेशा उस साइड प्रोसीड होगी जिस साइड वो उसके इफेक्ट को ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रलाइज कर सके, ठीक है। तो ली चैटलियर प्रिंसिपल का यही कहना था। तो एज वी नो कि एब्जॉर्प्शन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, तो एब्जॉर्प्शन अब क्योंकि एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो द मैग्नीट्यूड ऑफ एब्जॉर्प्शन शुड इंक्रीज विद फॉल इन टेम्परेचर, ठीक है। ऐसा फिजिक्स ऑप्शन में होता है। फिजिक्स ऑप्शन में क्या होता है, टेम्परेचर कम तो मैग्नीट्यूड ऑफ एब्जॉर्प्शन ज्यादा और टेम्परेचर ज्यादा तो मैग्नीट्यूड ऑफ एब्जॉर्प्शन कम, ठीक है। ओके, नेक्स्ट केमिज ऑप्शन में क्या होता है? केमिज ऑप्शन में एक हद तक फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। पहले जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तब एक हद तक हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ एब्जॉर्प्शन इंक्रीज करता है। उसके बाद एक स्टेज ऐसी आती है जहां से हमारा जो एब्जॉर्प्शन है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको अभी तक जितना पढ़ाया है उससे रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर हमसे जरूर पूछ ले। आगे द कर्व शोइंग द, ये दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, यू कैन मार्क दिस कि द कर्व शोइंग द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन एट अ गिवन कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड एन एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म। ये इस तरह से पूछा जाता है कि हम लोग उस कर्व को क्या कहते हैं जो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन शो करता है एट कांस्टेंट प्रेशर। मतलब जब हमारे प्रेशर कांस्टेंट है तब एब्जॉर्प्शन पे क्या फर्क पड़ता है टेम्परेचर को इंक्रीज या डिक्रीज करने पे।
ऐसे कर्व को हम लोग क्या कहते हैं? तो इट इज एड्सॉर्प्शन आइसोबार। व्हेन प्रेशर इज कांस्टेंट, तब जो कर्व हमें टेम्परेचर घटाने या बढ़ाने पे एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन को शो करता है, विच इज कॉल्ड एड्सॉर्प्शन आइसोबार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज एक्टिवेशन ऑफ एड्सॉर्बेंट। अब एड्सॉर्बेंट का एक्टिवेशन मतलब जरूरत क्या पड़ी कि एड्सॉर्बेंट को हम लोग एक्टिवेट करें। तो आपने देखा होगा कि मतलब अगर बहुत दिन तक किसी चीज को हम लोग ऐसे ही छोड़ दें और सोचे कि ये अभी जब तक काम कर रही है तब तक सही है, उसके बाद इसको उठा के फेंक देंगे, ऐसा भी बहुत से लोग करते हैं। लेकिन बहुत से लोग रिसाइकिल करने में भी बिलीव करते हैं। तो इसीलिए कि एड्सॉर्बेंट जब तक न्यू है और अच्छे से काम कर रहा है तब तक तो सही है, उसके बाद उसको कहते हैं ना पेंटिंग कर दो, ग्रीसिंग कर दो तो अच्छे से काम करने लगेगा। इसी तरह से उसको एक्टिवेट किया जाता है। एक्टिवेट करने के बाद एड्सॉर्बेंट का जो रेट है वो एड्सॉर्प्शन रेट हाई हो जाता है या इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो एक्टिवेशन ऑफ एड्सॉर्बेंट मीन्स इंक्रीजिंग द एड्सॉर्बिंग पावर ऑफ एड्सॉर्बेंट। एड्सॉर्बेंट की एड्सॉर्बिंग पावर को इंक्रीज करने के लिए जो प्रोसेस हम लोग करते हैं एड्सॉर्बेंट के साथ, उसे कहते हैं एक्टिवेशन ऑफ एड्सॉर्बेंट। इट इज नेसेसरी टू इंक्रीज द रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन। ये क्यों नेसेसरी है? एड्सॉर्प्शन के रेट को इंक्रीज करने के लिए दिस इज वेरी नेसेसरी। ठीक है, नेक्स्ट, मेटेलिक एड्सॉर्बेंट आर एक्टिवेटेड बाय मेकिंग सरफेस एरिया ऑफ एड्सॉर्बेंट रफ। अब मेटेलिक एड्सॉर्बेंट को कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं? तो मेटेलिक एड्सॉर्बेंट के जितना भी सरफेस एरिया हमें अवेलेबल है एड्सॉर्प्शन प्रोसेस के लिए, उस पूरे एरिया को हम जितना ज़्यादा रफ कर देंगे उतना ही ज़्यादा एड्सॉर्प्शन प्रोसेस होगा, उतना ही ज़्यादा उसकी एड्सॉर्बिंग पावर हाई हो जाएगी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि स्मूथ सरफेस पे कोई भी चीज़ किस हद तक टिकी रह पाएगी। अगर बाई चांस हवा भी चल गई तो हमारा एड्सॉर्बेंट उड़ जाएगा, अगर फिजिक्स ऑप्शन है। ठीक है, इसलिए अगर रफ सरफेस होगी तो वो इररेगुलरली कहीं पे एड्सॉर्ब होगी, कहीं पे डीप में होगी, कहीं पे ऊपर होगी। जब इररेगुलरली एड्सॉर्ब होगी तो हमारा एड्सॉर्बेंट जो है वो ज़्यादा टाइम तक एड्सॉर्बेंट जो है वो ज़्यादा टाइम तक एड्सॉर्बेंट की सरफेस पे टिका रह पाएगा। नेक्स्ट, टू इंक्रीज द एड्सॉर्बिंग पावर ऑफ एड्सॉर्बेंट दे आर सब डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पीसेस। ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ जब हम लोगों ने सरफेस एरिया पॉइंट डिस्कस किया था कि हम लोग फाइनली डिवाइडेड मेटल्स को क्यों यूज करते हैं एड्सॉर्प्शन प्रोसेस के लिए। तो इसलिए यूज करते हैं क्योंकि फाइनली डिवाइडेड मेटल की सरफेस एरिया ज़्यादा होती है, इसीलिए हम लोग जो एड्सॉर्बेंट है उसको सब डिवाइड कर देते हैं स्मॉलर पीसेस में, ताकि हमें एड्सॉर्बिंग साइड्स बढ़ा सकें, ताकि हमारा जो एड्सॉर्प्शन है वो ज़्यादा से ज़्यादा टेक प्लेस कर सके। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रेशर ऑफ एड्सॉर्बेड गैस। ओके, तो ये पॉइंट क्या कह रहा है? अभी हम लोगों ने टेम्परेचर के बारे में डिस्कस किया था। मीन्स अगर हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं तो एड्सॉर्प्शन पे क्या फर्क पड़ता है। उसी तरह से अब हम लोग प्रेशर के बारे में भी पढ़ेंगे कि प्रेशर को इंक्रीज या डिक्रीज करें तो फिजिसॉर्प्शन और केमिसॉर्प्शन पे क्या फर्क पड़ता है। तो इसमें कोई चेंजेबल फर्क नहीं पड़ता है। अगर हम लोग प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो हमारा एड्सॉर्प्शन जो है वो इंक्रीज होगा, और अगर प्रेशर को डिक्रीज करेंगे तो हमारा एड्सॉर्प्शन जो है वो डिक्रीज होगा। दिस इज वेरी इजी। ये हम लोगों ने डिस्कस किया है लास्ट वीडियो में। अगर आप चाहें तो जाकर आप पहले वीडियो देख लें एक बार, अच्छे से समझ आएगा आपको कि प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो हमारा एड्सॉर्प्शन इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि फोर्स पर यूनिट एरिया इंक्रीज होगा, और डिक्रीज करेंगे तो हमारा एड्सॉर्प्शन डिक्रीज होगा। ठीक है, आगे द कर्व शोइंग एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन विद प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। तो ये भी सेम है एड्सॉर्प्शन आइसोबार के जैसे। मतलब जो कर्व हमें एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन के बारे में बताता है प्रेशर को इंक्रीज या डिक्रीज करने पे एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, ऐसे कर्व को हम लोग कहते हैं एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। और जो कर्व हमें एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन के बारे में बताता है प्रेशर को इंक्रीज या डिक्रीज करने पे टेम्परेचर को इंक्रीज या डिक्रीज करने पे एट कांस्टेंट प्रेशर, दैट कर्व इज कॉल्ड एड्सॉर्प्शन आइसोबार। ठीक है, आप ये दोनों पॉइंट लर्न कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में आपसे पूछे जा सकते हैं। नाउ देयर इज अ नोट पॉइंट। नोट पॉइंट क्या कह रहा है कि डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर एंड इंक्रीज ऑफ प्रेशर वो टेंड टू इंक्रीज द एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन ऑफ अ गैस ऑन अ सॉलिड। हम लोग शुरू से यही पॉइंट डिस्कस करते आ रहे हैं, बट इस पॉइंट को
आप एज इट इज लर्न कर लेंगे तो आपको कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा प्रेशर और टेम्परेचर के किस तरह से इफेक्ट होता है एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट पे। ठीक है, तो टेम्परेचर कम तो एड्सॉर्प्शन कम, मतलब जितना अगर हम लोग टेम्परेचर को कम करते हैं तो एड्सॉर्प्शन हमारा हाई होता है। ठीक है, फिजिक्स ऑप्शन में एक हद तक और केमिस ऑप्शन में भी एक हद तक। तो अभी हम लोग उस स्टेज के बारे में नहीं पढ़ेंगे कि जिस स्टेज से हमारा एड्सॉर्प्शन केमिस ऑप्शन में कम होना शुरू होता है टेम्परेचर के कम करने पे। तो टेम्परेचर कम तो हमारा एड्सॉर्प्शन ज़्यादा और प्रेशर ज़्यादा तो हमारा एड्सॉर्प्शन ज़्यादा। ठीक है, मतलब डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर एंड इंक्रीज ऑफ प्रेशर बोथ टेंड टू इंक्रीज द एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन। ओके, नेक्स्ट। ओके, सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा।